हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, सब खत्म। दोस्ती पर पैसा भारी पड़ गया। साबित हो गया कि टैरिफ प्रेम की कैची है। क्रेडिट जीवी को सीजफायर की तालियां नहीं मिली तो चिढ़कर लिया फैसला है, या अंदर अंदर कुछ और पक रहा है। एक चतुर व्यापारी की रणनीति है या नोबेल अभिलाषी मन की युद्ध रुकवाने की इच्छा। ट्रंप जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और ट्रंप के मूड स्विंग्स के बीच हम एक राष्ट्र के तौर पर अपने हित कैसे सुरक्षित रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस व्यक्तिगत कीमत को चुकाने की बात कही है वो क्या है, और क्या चीन और भारत करीब आने वाले हैं, इसी पर आज विस्तार से होगी बात जस्टिस यशवंत वर्मा को मिले झटके की भी, और राहुल गांधी के उस एटम बम से क्या निकला जो उन्होंने चुनाव आयोग पर फोड़ने का दावा किया। क्या वाकई 5 तरीकों से वोट चोरी हो रहे हैं। उन 25 किताबों की भी बात होगी जो जम्मू कश्मीर में बैन हो गई हैं, और इस सवाल का भी जवाब टटोलेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार की एक एक्स पोस्ट ने युवाओं के सिर कैसे फुड़वा दिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Subharti University, Sensorin K and Mrs. Bectors. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. सीधे मुद्दे पर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को एक दस्तखत किए, आदेश दिया कि भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगेगा। फिर से वही दलील, भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को बढ़ावा दे रहा है, और भारत ने एक बार फिर कहा यह फैसला बेबुनियाद है। साफ किया हमारे देश ने। कई यूरोपीय देशों समेत अमेरिका भी रूस से व्यापार कर रहा है। इसके बाद 7 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन राष्ट्र हित से समझौता नहीं हो सकता। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार। ट्रंप के नए आदेश के साथ भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया है। नए टैरिफ 27 अगस्त से लागू होंगे। ऐसे में सवाल है कि कभी भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में लाहलोट रहने वाले ट्रंप ऐसा क्यों कर। इन टैरिफ्स का भारत पर क्या असर पड़ेगा, और भारत कैसे इन चुनौतियों से निपट सकता है, और प्रधानमंत्री मोदी जिस व्यक्तिगत कीमत की बात कर रहे हैं वो क्या है। एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टैरिफ भला क्या है। सीधी परिभाषा पर जाएं तो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर जो चुंगी लगाता है वही टैरिफ है, सीमा शुल्क। टैरिफ एक तरह का फाइनेंशियल चौकीदार है जो देश के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। जब कोई विदेशी कार, दवाई, यहाँ तक कि चावल का पैकेट भी किसी दूसरे देश में भेजा जाता है तो वहाँ की सरकार इस आयात पर टैक्स लगाती है। नतीजा, विदेश से आया सामान महंगा हो जाता है। टैक्स वो भरते हैं जो सामान मंगा रहे हैं। टैरिफ का उद्देश्य अपने देश के उद्योग धंधों को प्रोटेक्ट करना। लेकिन टैरिफ सिर्फ अर्थशास्त्र की दुनिया का नागरिक नहीं है। अक्सर इसकी एंट्री पॉलिटिकल भी होती है, कभी किसी को धमकी देने के लिए तो कभी मन मुताबिक सौदेबाजी के लिए, और ट्रंप यही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके नुकसान हैं। टैरिफ से व्यापक स्तर पर ट्रेड वॉर छिड़ सकता है। दुनिया भर के व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं, नौकरियां घट सकती हैं, आर्थिक मशीन के पुर्जे ढीले पड़ सकते हैं, और टैरिफ लगाने वाले देश को भी नुकसान हो सकता है। राहत इंदौरी कह गए हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लेकिन सबके मकान बने रहें और आग ना लगे, इसके लिए कुछ उपाय दूसरे विश्व युद्ध के बाद किए गए थे, और करने ही पड़े थे, क्योंकि वॉर के बाद यूरोप और एशिया में सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें दिख रही थी। इसी क्रम में 1947 में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड हुआ, शॉर्ट में कहें तो GATT। भारत, अमेरिका और यूके समेत कुल 23 देश साथ आए और बोले एक दूसरे के व्यापार को बढ़ाना चाहिए, और ये तभी बढ़ेगा जब टैरिफ कम होंगे। गेट ने 1994 तक काम किया, कुल 8 बड़ी बैठकें की, और नतीजा 1940 में जो एवरेज टैरिफ 20% हुआ करता था 19 के दशक में घटकर 5% पर आ गया। गेट को सफलता तो मिली, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थी।
ये सिर्फ एक समझौता था, कोई आधिकारिक संगठन नहीं। पहली दुनिया बनाम तीसरी दुनिया की बहस भी चलती रहती थी, यानी विकसित देशों पर आरोप लगता था कि वो अपने प्रभाव से ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिससे वैश्विक व्यापार का बैलेंस हमेशा उनकी तरफ झुका रहता है। बातचीत के बाद 1995 में एक नए संगठन का जन्म हुआ, नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियम बनाने के लिए ICC है, वैसे ही WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम बनाता है, झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करता है और ये भी कि टैरिफ लगातार कम होते जाएं। WTO में इस समय 164 देश शामिल हैं, लेकिन संगठन का नाम बदलने से सूरत ज़्यादा नहीं बदली। WTO पर भी गेट जैसे ही आरोप लगते रहे। भारत जैसे विकासशील देशों का कहना है कि WTO की नीतियां विकसित देशों की तरफ झुकी हैं और इनके चलते विकसित देशों के उद्योग धंधों को तो रक्षा कवच मिलता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज पर अपना मार्केट खोलने का दबाव बनाया जाता है, यानी टैरिफ घटाने का दबाव बनाया जाता है। और अब ट्रंप जैसे लोगों की जब एंट्री हुई, जिनके हाथ में है दुनिया के आर्थिक और सैन्य रूप से सबसे शक्तिशाली देशों में से एक की सत्ता और कोशिश पूरी दुनिया को इतिहास में पीछे ले जाने की, जब 100% टैरिफ लगा करते थे, अर्थव्यवस्थाएं तबाह हुई थी और युद्ध ने सब कुछ खत्म कर दिया था। ट्रंप को लगता है कि ऐसा करके वो अमेरिका को फिर से महान बना देंगे। हालांकि पूछने वाली बात है कि अमेरिका को अब और कितना महान बनाया जाए। उसकी चौधराहट का डंका बजता है। छोटे देश खौफ खाते हैं कि पता नहीं कब अंकल सैम का मन फिरे और उनका देश किसी आंतरिक कलह में फंस जाए या वहां लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पर एक नए सिरे से अराजकता आ जाए। लेकिन तिलमिलाते हैं कुछ लोग, देखकर सुनकर अन्याय और लड़ने के लिए बनाते हैं मन। जैसे ब्राजील, वहां के राष्ट्रपति हैं लुइस इनाल्सियो लुला डा सिल्वा। ट्रंप के 50% टैरिफ का 2 टूक जवाब दे चुके हैं कि ब्राजील झुकेगा नहीं और ना ही वो फ़ोन लगाकर ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाएंगे। फ़ोन पर बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी से और करेंगे तैयारी स्कूल के इस उद्दंड बालक से निपटने की, जो किसी का टिफ़िन छीन लेता है तो कभी किसी से जबरन अपना होमवर्क करवाने की बात कहता है। और ये तैयारी क्या हो सकती है, इसको समझने के लिए पहले समस्या समझनी पड़ेगी। जानना होगा कि अमेरिका के टैरिफ से भारत पर असर क्या पड़ेगा। पर पहले ये जाने कि दोनों देश एक दूसरे से खरीदते क्या है, कौन क्या आयात कर रहा है। अमेरिका भारत से टेक्सटाइल यानी कि कपड़े, हैवी मशीनरी, फार्मा यानी दवाइयाँ, आभूषण और कीमती धातु मंगवाता है। इसके बदले भारत IT प्रोडक्ट जैसे फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट और एसेसरीज, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल की चीज़ें, मेडिकल इक्विपमेंट और कृषि प्रोडक्ट्स मंगवाता है। अमेरिका की अमेजॉन, गूगल, वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं भारत की इन्फोसिस, विप्रो, टाटा जैसी IT कंपनियों ने US में अपना काम फैलाया हुआ है। निवेश और गुड्स से अलग सेवाओं की बात करें तो भारत की ट्रेंड लेबर फोर्स अमेरिका में काम करती है। वहीं अलग अलग एरिया में शोध करने वाली अमेरिकी वर्कफोर्स भारत में भी कई जगहों पर रिसर्च और ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये तो एक ओवरव्यू हो गया। अब बात आंकड़ों के व्याकरण की करते हैं। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक संगठन आता है जिसका नाम है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। उसने दोनों देशों के बीच के व्यापार का आंकड़ा सामने रखा। वित्त वर्ष है 2023-24। इस वित्त वर्ष में भारत ने अमेरिका को 7,346 तरह की वस्तुओं का निर्यात किया। प्रमुख रूप से इसमें क्या था, इंजीनियरिंग के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, रत्न और आभूषण, दवा निर्माण की चीज़ें, पेट्रोलियम के उत्पाद और कपास। इस साल भारत की बेचे कुल सामान की कीमत रही 6,75,000 करोड़ रुपए। अब इसी फाइनेंशियल ईयर में अमेरिका ने क्या भेजा, भारत को 5,749 तरह की चीज़ें भेजी। इसमें शामिल थे खनिज ईंधन, तेल, मोती, कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, साथ ही इलेक्ट्रिक मशीनरी। और इस कारोबार की जो अमेरिका ने भेजा कीमत थी 3,54,000 करोड़ रुपए। यानी आप देख रहे हैं कि अमेरिका भारत को जितने पैसे का सामान भेज रहा है उससे ज़्यादा का सामान हम लोग अमेरिका में निर्यात कर रहे हैं, लगभग दोगुना। यानी भारत ट्रेड सरप्लस में अमेरिका के साथ, और इसी से डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत है। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ किंग बताते रहे। इसी साल अप्रैल में 26% टैरिफ भी लगा दिया, लेकिन फिर बात करने पर राजी हुए, बातचीत भी हुई, लेकिन कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकला। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अपने कृषि और डेयरी उत्पादों पर 0 टैरिफ चाहता है और भारत इसके लिए राजी नहीं है। अब राजी नहीं तो ट्रेड डील भी होती नहीं दिख रही, और डील नहीं होगी तो असर क्या होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक टैरिफ के चलते अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40 से 50% तक की कमी आ सकती है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें 2 का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। समस्या तो हो गई, समाधान क्या है, इन पॉइंटर्स पर आप जरा नजर डालिए। यूरोप और एशिया के देशों में इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है। भारत इन बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है।
पीएलआई स्कीम्स के तहत इंजीनियरिंग गुड्स की घरेलू लागत भी कम की जा सकती है ताकि हमारी कंपनियां अमेरिकी कंपनियों को टक्कर देती रहें। अगर फार्मा प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाए जाते हैं तो भारत यूरोप और लैटिन अमेरिका का रुख कर सकता है। इन बाजारों में जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ रही है। यूरोप के बाजारों की बात करें तो यहाँ डायमंड के साथ अन्य कीमती धातुओं की मांग भी बढ़ रही है और भारत वहाँ भी एक्सपोर्ट कर सकता है। टेक्सटाइल के क्षेत्र में घरेलू ब्रांड और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर भी हमें ध्यान देना होगा। यहाँ ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि टैरिफ से अमेरिका को भी नुकसान होना तय है। आपको याद होगा जब इस साल अप्रैल में ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे तो अमेरिका समेत दुनिया के सारे शेयर बाजार धड़ाम हो गए थे। ट्रंप का समर्थन करने वाले बड़े उद्योगपति भी उनकी आलोचना करने लगे थे। तब हालत बिगड़ती देख ट्रंप ने 90 दिन का ब्रेक लगाया, लेकिन अब फिर से वो अपनी जिद पर अड़े हैं। ऐसे में अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी मार्केट को फिर से नुकसान हो सकता है और दुनिया में मंदी आने का खतरा है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के बजट लैब के अनुमान के मुताबिक अमेरिका में औसत टैरिफ रेट 18.3% हो चुका है। इससे पहले 1909 में अमेरिका में औसत टैरिफ रेट 21% था, यानी मौजूदा टैरिफ 100 साल में सबसे ज़्यादा है। बढ़े हुए टैरिफ की वजह से अमेरिकी परिवारों को इस साल औसतन $2400 यानी 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ेगा। पहले वो जो विदेशी सामान $100 में खरीद रहे थे, अब इसके लिए उन्हें $118 और 30 सेंट चुकाने होंगे। बजट लैब के मुताबिक टैरिफ से अमेरिका की जीडीपी 0.5% गिर सकती है। इसका मतलब है कि अमेरिका की $28 ट्रिलियन की इकॉनमी को एक साल में 140 बिलियन यानी अरब डॉलर का नुकसान होगा। भारतीय रुपए में ये संख्या है 11.6 लाख करोड़ रुपए। नतीजा, अमेरिका में भी महंगाई बढ़ेगी और नौकरियां घटेंगी। तो जब अमेरिका को भी नुकसान ही होना है तो ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये समझने के क्रम में हमारी नज़र पड़ी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे एक लेख पर, जिसे लिखा है प्रसिद्ध लेखक जोना ब्लैंक ने। क्या लिखते हैं वो? अमेरिका को रूस के तेल या यूक्रेन से फर्क नहीं पड़ता। चिढ़ इस बात की है कि भारत ने जवाब कैसे दे दिया। भारत ने ट्रेड डील पर अपने हितों से समझौता नहीं किया। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर भी माकूल जवाब दिया। इसे ट्रंप ने अपनी व्यक्तिगत हार के तौर पर देखा। किसी अच्छे रिश्ते की बुनियाद में होते एक दूसरे की चिंता और परस्पर भरोसा रखने जैसे गुण ट्रंप के अंदर ये नहीं है। ट्रंप अपने आप को एक ठेकेदार के तौर पर देखते हैं जिसका एक ही उद्देश्य मुनाफा पीटना, लेकिन हर बार और हर रिश्ते में ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी लिखा कि ट्रंप भारत को दुश्मन की तरह इसलिए ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो उनके मन मुताबिक नहीं चल रहा। और भी एक्सपर्ट्स ने इसी तरह की बात रेखांकित की, आंकड़े भी दिए। मसलन अमेरिका का भारत में जो निर्यात होता है वो उसके कुल निर्यात का सिर्फ 2%। ऐसे में 50% टैरिफ लगाने का तुक क्या है? तुक वैसे रूस से तेल खरीदने की बात पर भी शिकायत का नहीं है। ये बातें किसी से छिपी नहीं कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस का तेल यूरोप के बाजारों में जाना बंद हो गया। नतीजा, मिडिल ईस्ट से आने वाली तेल की सप्लाई यूरोप की तरफ मोड़ दी गई और तब अमेरिका ने खुद भारत से कहा कि वो रूस से तेल खरीदे, नहीं खरीदेगा तो तेल मार्केट गड़बड़ा जाएगा। तब भारत ने 2022 के बाद से रूस से तेल खरीदना बढ़ाया। इंडिया टुडे के तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर ने इसका पूरा हिसाब किताब दिया। भारत 2022 से पहले 100 में से 2 बैरल कच्चा तेल रूस से खरीदता था और अब ये हिस्सा बढ़ के 35 से 40 बैरल तक पहुंच गया है। भारत को शुरुआती दिनों में तो रूस का तेल बाकी देशों के मुकाबले 10 से $12 प्रति बैरल सस्ता पड़ता था। अब लेकिन ये अंतर $3-4 का ही रह गया है। रूस से सस्ता तेल मिलने के कारण ही युद्ध का बुरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा और महंगाई काबू में रही। और बात अगर रूस के तेल की ही है तो फिर चीन और यूरोपीय संघ के साथ रियायत क्यों बढ़ती जा रही है? फिनलैंड के थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA के मुताबिक अमेरिका और यूरोपीय देशों ने भले ही यूक्रेन जंग के लिए रूस की आलोचना की हो, लेकिन इन्होंने रूस से व्यापार भी किया है। डेटा के मुताबिक चीन और भारत रूस के तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं, वहीं गैस के मामले यूरोपीय संघ सबसे बड़ा खरीदार है। इस पर भी सुनते हैं एक्सपर्ट्स को। भारत इस समय एक तो सबसे बड़ा देश है जो शुद्ध रूप से जो लड़ाई के साजो सामान है, युद्ध के साजो सामान, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बायर है और उसको विन अवे किया जाए रूस से, और रूस से हम धीरे धीरे करते वो ट्रेड कम कर रहे हैं। सिप्री से अगर देखें, सिप्री के अगर डेटा को देखें तो आप पाएंगे कि 19 से 24 के बीच हमने करीब 35% के करीब ही उनसे शस्त्रास्त्र लिए हैं। बाकी हम इजराइल से, यूके से, फ्रांस से, कुछ यूएस से ले रहे हैं। यानी हमारा जो डिपेंडेंस है रूस पर वो कम होता जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि ये पूरा जो डिफेंस बजट है वो शायद उनको मिल जाए, क्योंकि भारत ऐसे भी इन्वेस्ट यूरोपियन यूनियन के देशों जैसा नहीं कर सकता है। और यूरोपियन यूनियन ने भी उनको कमिट किया है कि एक तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि $600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, जापान $550 बिलियन करेगा,
कोरिया $350 बिलियन करेगा। तो इस तरह के उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई है कि जो $300 से ज्यादा, $300 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसका 15% रेट होगा, जो उससे कम करेगा उससे 19%, 20%। और भारत जैसे दो देश जो नहीं कर सकते हैं लेकिन अपना मार्केट खोल सकते हैं आर्म्स डील के लिए, वो ऐसा करेंगे तो शायद उनके मुनाफे में होगा। तो ये था ट्रंप का पूरा टैरिफ कांड। अब एक आखिरी सवाल बचा है, प्रधानमंत्री मोदी जिस व्यक्तिगत कीमत की बात कर रहे हैं वो क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री का इशारा राजनीतिक और राजनयिक यानी डिप्लोमेटिक पहलुओं पर है। ट्रंप को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की विफल विदेश नीति की वजह से ये दिन देखना पड़ा। बात अमेरिका में चल रहे अडानी केस की भी हो रही है। कुल 3 पॉइंट्स में से समझते हैं। पहला, ट्रंप और मोदी की दोस्ती दुनिया ने देखी। अगर भारत अपने रुख पर अड़ा रहेगा तो जाहिर तौर पर रिश्तों पर असर पड़ेगा। दूसरा, अमेरिकी टैरिफ का असर भारत के छोटे और मंझोले कारोबारियों पर पड़ेगा और उनके गुस्से का सामना मोदी सरकार को करना पड़ सकता है। और तीसरा, बीते कुछ वर्षों में भारत को अमेरिका के पक्ष में जाता हुआ देखा गया है। नए घटनाक्रमों के मद्देनजर विदेश नीति में बदलाव भी दिख सकते हैं और इसी विदेश नीति में बदलाव के बैकड्रॉप में है ब्रिक्स की एकजुटता। हम ब्राजील के राष्ट्रपति के बयान के बारे में आपको बता चुके हैं। एक जानकारी और, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और बातें चीन भारत संबंधों में सुधार की भी हो रही हैं। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की पुष्टि हुई। चीन का सरकारी मीडिया भी भारत के पक्ष में लिख रहा है। ऐसे में इन डेवलपमेंट से क्या रिजल्ट सामने आ सकते हैं, समझते हैं एक्सपर्ट से। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं चीन, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और शायद मैं कहूंगा कि इसके पीछे वो ट्रंप का टैरिफ बैरियर जो उन्होंने खड़ा किया है वो भी है। और इसके अलावा क्वाड में राष्ट्रपति ट्रंप भी आने वाले हैं भारत में इस ईयर एंड में, और पुतिन ने तो आज इंफॉर्मेशन आ ही गई कि वो आ रहे हैं जो मीटिंग के लिए, एनुअल मीटिंग जो होती है 7 साल बाद। तो इनके बैकड्रॉप में यही देखा जाएगा कि मीटिंग्स जो होंगी वो तो होंगी ही, लेकिन जो मीटिंग का जो एजेंडा रहेगा या जो गर्मजोशी रहेगी भारत चीन की या भारत रूस की, वो अब बदल जाएगी। या जो उनके ताल्लुकात पिछले 5 साल में खासकर चीन के साथ जो हमारे 2020 के बाद संबंध रहे हैं, उनके बाद जो तल्खी आई थी, अब वो धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और पहले से भी आ रही है। मतलब 6-7 महीने से शायद हमको ये लगने लगा था। तो इन डेवलपमेंट्स के बीच यही लग रहा है कि भारत अपने सारे ऑप्शंस पहले जैसे फिर से खोलने लगा है कि हम सिर्फ एक राष्ट्र पर डिपेंडेंट नहीं हो, और वो अगर वो राष्ट्र हमें ब्लैकमेल कर रहा है और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसका अपने डिप्लोमेसी से उसका जवाब देंगे, ना कि हम जो वर्बल डुएल चलता है जो जेलेंस्की और ट्रंप के बीच चला वैसा हम नहीं होने देना चाहते। कुल मिलाकर कुछ सिल्वर लाइनिंग्स दिख रही हैं। आपदा में अवसर तलाशे जा रहे हैं। ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया। वो बात अलग है, किसी डेड इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके वो अकूत मुनाफा कमा रहे हैं। विस्तार से समझने के लिए हमारा 5 अगस्त का खर्चा पानी शो जरूर देखें। यहाँ पर एक बात और जरूरी है, तमाम रेटिंग एजेंसियों का अनुमान है कि अगर ट्रंप के टैरिफ पूरी तरह से अमल में आते हैं तो भारत की जीडीपी ग्रोथ को 0.6% का अधिकतम झटका लग सकता है। जानकारों के मुताबिक भारत को अपनी परचेजिंग पावर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। भारत का बाजार बड़ा है, लोगों के हाथ में पैसा होगा तो कोई ऐसी धमकियां नहीं दे पाएगा। अभी दे पा रहा है क्योंकि एक भारत में 3 भारत हैं। इस साल की शुरुआत में इंडस वैली रिपोर्ट आई थी। बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत का नंबर 140वां है। घोर आर्थिक असमानता है। देश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास खर्च करने को कुछ नहीं बचता। ऐसे में नीति निर्माताओं और जनादेश के नाम पर सरकार चलाने वालों की ये ड्यूटी है कि इन 100 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाए। लोग मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। बड़ी खबर यहीं पर ठहरती है। अब सुर्खियों की बारी। Mrs. Bector's Cremica Non-Stop Light Jeera Bite Non-Stop Delight। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर चल रहे घमासान के बीच कांग्रेस ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन आरोपों को सामने रखा। उन्होंने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि 5 तरीकों से वोट की चोरी की जाती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक और इनवैलिड एड्रेस, एक ही पते पर बल्क वोटर, इनवैलिड फोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग। राहुल ने दावा किया कि उन्होंने वोटिंग पैटर्न की जांच के लिए एक रिसर्च टीम लगाई थी जिसने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। दावा ये आंकड़े चुनाव आयोग के ही आंकड़ों के आकलन से आए। महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा का उदाहरण दिया। कहा महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटर सामने आए। 5 महीने में बहुत ज़्यादा वोटर जोड़े गए। 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट बढ़ा। दावा महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़े। इसको लेकर चुनाव आयोग के पास गए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बकौल राहुल गांधी, आयोग ने उन्हें वोटर लिस्ट देने से इनकार किया। वहीं कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट का भी जिक्र किया और कहा कि यहाँ के 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई। 1 लाख के करीब गलत पतों और एक ही पते पर कई वोटर डुप्लीकेट वोटर की जानकारी मिली। हरियाणा में भी हार के लिए राहुल ने इन्हीं गड़बड़ियों को जिम्मेदार बताया। If the election commission now does not give us electronic
voter data, not only of current election, but of the last 10, 15 years. And if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. The judiciary needs to get involved in this. We need to understand what is going on, because what we love so much, our democracy, one day the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ना होते कर्नाटक चुनाव आयोग का जवाब आया। आयोग ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में वैलिड वोटर्स को हटाया और इनवैलिड को जोड़ा। कांग्रेस से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के नियम 20(3)(b) के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें और ऐसे वोटर्स के नाम दें ताकि जरूरी कार्रवाई शुरू हो सके। आयोग ने बताया कि वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग के नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से तैयार किया जाता है और नतीजों को केवल हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन के जरिए चुनौती दी जा सकती है। आयोग का दावा है कांग्रेस को नवंबर 2024 में ड्राफ्ट लिस्ट और जनवरी 2025 में अंतिम लिस्ट दी गई। कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोई अपील जिला अधिकारियों या कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयोग के पास दर्ज नहीं कराई। कर्नाटक चुनाव आयोग ने एक और दावा किया कि कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने और ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था। इसके लिए 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1 से 3 बजे का वक्त भी तय हुआ था। अगली सुर्खी, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सीआरपीएफ जवानों से भरी बस खाई में गिरी। बस में 187वीं बटालियन के 23 जवान थे, जिसमें से 3 की मौत हुई और 16 घायल हो गए। हादसा सुबह 10:30 पर उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके के कदम्बा में हुआ। उधमपुर के अतिरिक्त एसपी संदीप भट्ट के मुताबिक पुलिस ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। से वापस आ रही थी और रास्ते में एक जगह इनका एक्सीडेंट हो जाता है कदवा में। 2 कैजुअलिटीज आर फेयर्ड एंड अराउंड 16 जवान जो हैं सीआरपीएफ के वो जख्मी हैं, जिसमें से 2 को एयर इवैक्यूएशन करा के कमांड हॉस्पिटल उधमपुर पहुंचाया जा चुका है। बाकी 5 लोग क्रिटिकल हैं, उनको भी इवैक्यूएट कराया जाएगा। जी दूर दराज था, बट अर्ली मॉर्निंग हमने एम्बुलेंस और जैसे ही एक्सीडेंट की खबर आई एसएचओ और एसडीपीओ कंसर्न वहां गए। उन्होंने लोकल लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू किया, तो इंजर्ड को पहुंचा दिया गया है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। जो क्रिटिकल हैं उनको इवैक्यूएशन जारी है, एयर इवैक्यूएशन। केंद्रीय मंत्री और उधमपुर सांसद जितेंद्र सिंह ने इसे व्यथित करने वाली घटना बताया और कहा स्थिति पर नजर है, हर संभव मदद की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जवानों की मौत पर दुख जताया। अगली सुर्खी भी जम्मू कश्मीर से जुड़ी है, जहां के गृह मंत्रालय ने कश्मीर पर लिखी गई 25 किताबों को बैन कर दिया। इनमें बुकर प्राइज से संबंधित अरुंधति राय की किताब आज़ादी, जाने माने संविधान विशेषज्ञ अब्दुल गफूर नूरानी किताब कश्मीर डिस्प्यूट 1947-2012 शामिल है। साथ ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जैसे कुछ मशहूर पब्लिशर्स से छपी किताबें भी इसमें शामिल हैं। इन किताबों के लेखकों के नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब बात वजह की। इन किताबों को बैन करने के पीछे जम्मू कश्मीर सरकार की दलील। गृह मंत्रालय ने 5 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि किताबें अलगाववाद और गलत नैरेटिव को बढ़ावा देती हैं। मंत्रालय ने एक शब्द इस्तेमाल किया, विश्वसनीय सबूत। इन्हीं सबूतों को बैन का आधार बताया गया और कहा कि ऐसी किताबें जिन्हें अक्सर ऐतिहासिक या राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इन्होंने युवाओं को हिंसा और आतंकवाद की तरफ मोड़ने में योगदान दिया है और यही वजह है कि इन्हें बैन किया जा रहा है। अगली सुर्खी, बात जस्टिस यशवंत वर्मा के केस की, जिनके आधिकारिक आवास पर बेहिसाब नोटों के बंडल मिले। मामले की जांच पड़ताल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बनाई। कमेटी ने जांच में जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की। इसके खिलाफ जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आज यानी 7 अगस्त को इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी। बेंच ने तकनीकी बातें कही और कहा इन हाउस कमेटी का गठन और जांच की प्रक्रिया अवैध नहीं थी। साथ ही ये भी कि यह संवैधानिक ढांचे से बाहर की कोई समानांतर व्यवस्था नहीं है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह भी कहा, हमने माना कि सीजीआई और इन हाउस कमेटी ने प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया, सिवाय फोटो और वीडियो अपलोड करने के, जो कि जरूरी नहीं था, लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं हुआ क्योंकि आपने उस समय ऐसी चुनौती नहीं दी। हमने ये भी माना कि सीजीआई का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेटर भेजना असंवैधानिक नहीं था। हमने कुछ टिप्पणियां की हैं और भविष्य में जरूरत पड़ने पर आप अन्य कानूनी कदम उठा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने पाया कि जस्टिस वर्मा के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को भविष्य में जरूरत पड़ने पर उचित कानूनी कदम उठाने की छूट दी है। अगली सुर्खी, तस्वीर बिहार की राजधानी पटना के जेपी गोलंबर की। हाथ में तख्ती लिए हजारों छात्र सड़क पर। तख्तियों पर लिखा है STIT बिफोर TRE4 यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि भर्ती के फॉर्म भरने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जबकि TRE का मतलब है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। छात्रों की मांग है कि STIT को TRE4 से पहले कराया जाए। ये मांग उठी है नीतीश कुमार के 4 अगस्त को एक्स पर आई पोस्ट के बाद, जिसमें लिखा था, शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों यानी डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। ये TRE4 से लागू किया जाएगा। साल 2025 में TRE4 और 2026 में TRE5 का आयोजन किया जाएगा। TRE5 के आयोजन के पहले STIT का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है।
पोस्ट की आखिरी लाइन इस बवाल की जड़ है। मुख्यमंत्री का कहना है कि TRE 5 से पहले STET करवाएंगे। इस पर छात्रों का कहना है कि फिर TRE 4 कैसे देंगे, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी BPSC TRE देने के लिए STET पास करना जरूरी है। अगर किसी के पास स्टेट पास कर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो BPSC शिक्षक भर्ती के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। छात्रों ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनते हैं। आनंद किशोर जो महोदय है, उन्होंने कहा था कि हम साल में 2 बार स्टेट और 2023 के बाद आज तक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट नहीं हो पाई है। उसी मांग को लेकर छात्र सड़कों पर है। स्टूडेंट्स का आरोप यह है कि वो शांति से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने बीच में आकर लाठियां भाजनी शुरू कर दी। इल्जाम, एक छात्र के सर पर भी लाठी लगी जिसे अस्पताल भेजा गया। छात्र मांग पर अड़े हैं। एक डेलीगेशन अधिकारियों से मिलने गया। देखते हैं सरकार इनकी कितनी सुनती है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।